आज ईरान का सैंक्शंस लगा के उनका इकोनॉमी का ये सिचुएशन बना दिया। अब सर ने थोड़ी देर पहले अफगानिस्तान की बात किया। हम्म। मैं ईरान की रिजीम, मुल्ला रिजीम या हिजाबी रिजीम जो है उनको कंडोन नहीं कर रही हूँ। हम्म। उनको उनका जो मिसोजिनिस्टिक एंटी वुमेन, वुमेन को ऐसे ट्रीट करना, उनको शक्ल में बंद करके रखना, और ये सब मेरे, आई डोंट टॉलरेट दैट माई सेल्फ। हम्म। हम्म। लेकिन मेरा अधिकार नहीं बनता हम्म। कि मैं कोई भी कंट्री में जाके वहां पे लेक्चर लगा के सिखाने जाऊं कि उसको, उनको कैसे रहना है। हम्म। उनका अपना कंट्री, उनको लोगों को पसंद नहीं आया तो वो विद्रोह करे। हम्म। ओ, हम उनको रिजीम चेंज करना है कि अंदर से करे। हम्म। अगर प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट करे, लोग कर रहे हैं। हम्म। और मैं वहां पे, यहाँ पे आवाज उठाती हूँ कि वहां पे लड़कियों के ऊपर एसिड डाला जाता है, एक्सेट्रा। मासा अमीनी का कैसे क्या सिचुएशन करवाया, हम्म। एग्जीक्यूशन तो चलता रहता है। हम्म। आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड ईरानी regime इज नॉट डेमोक्रेटिक, आई गेट इट। हम्म। मुस्लिम शरिया एजेंडा होगा तो कैसे चलेगा? इंडिया में भी यही चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी दिन के बाद आपको भी यही प्रॉब्लम, आपको शिया और सुन्नी में आपको दिखेगा इंडिया में। हम्म। लेकिन मेरा पॉइंट ये वेरी सिंपल है, वेरी फाउंडेशनल क्वेश्चन है। हम्म। अमेरिका कौन है? हम्म। Who is America to go around the world to हम्म। dictate, define who is terrorist, who is not terrorist, नहीं किसको पूर्णिमा जीना जी, है, आप बार किसको बार नहीं जीना भारत का नाम लेती है कि आज ईरान है कल भारत होगा। भारत और ईरान में भी परिस्थितियां बहुत जुदा हैं, मुझे लगता है हालात बहुत ज़्यादा जुदा हैं। और दूसरी तरफ बात ये शिया और सुन्नी वाली जो लड़ाई है, सुनिए ना पूर्णिमा जी, शिया और सुन्नी वाली लड़ाई ये हर जगह पर हो सकती है, क्योंकि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहाँ पर जो बेसिकली मुख्य रिजीम है, हिंदुस्तान की वो तस्वीर बहुत ज़्यादा मुझे, मतलब मैं आपके इस पॉइंट से इत्तेफाक नहीं रखती। ठीक है, हो सकता है आपका एक अलग पर्सपेक्टिव हो, लेकिन भारत अपना स्टैंड क्लियर कट रखता है हर चीज़ को लेकर। तो भारत और अमेरिका के बीच में, अगर भारत और ईरान के बीच का वो जो परिस्थितियां हैं वो तो बहुत ज़्यादा अलग हैं। संजीत सिरोही जी, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? ठीक कह रहे हो जी कि मतलब भारत और, आप देखिए भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम्म। भारत के 144 करोड़ लोग अपने जो है लीडर को चुनते हैं। हम्म। और जहां तक शिया और सुन्नी का सवाल है, मुझे नहीं लगता आज तक कभी भारत के अंदर शिया हाँ। और सुन्नी की लड़ाई हुई हो। हम्म। और एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ पूर्णिमा जी को, हम्म। शिया और सुन्नी की लड़ाई सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज में होती है। जहां नॉन मुस्लिम हम्म। कंट्रीज है, आप इंडिया देख लो, नेपाल देख लो, हम्म। जहां पे भी मुस्लिम है जो कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज है, वहां पे शिया और सुन्नी की लड़ाई कभी नहीं हम्म। होती है। तो ये जो एग्जांपल आपने दिया है, ये दिस वी डोंट एग्री टू इट। हम्म। इंडिया और ईरान के बीच में यू कैन, देयर इज नो कंपैरिजन। हम्म। ईरान जो है एक इस्लामिक स्टेट है, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। हम्म। और स्टेट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ सेक्युलर है। तो हम्म। भारत के साथ ये कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी पता है कि हम्म। भारत के साथ ये सब काम नहीं कर सकते जो वो बाकी वेनेजुला, ईरान या जो है डेनमार्क को बोल देंगे ग्रीनलैंड लेंगे। इंडिया इज ए बिग कंट्री एंड इट इज ए इमर्जिंग इकोनॉमी। तो इंडिया को अपना जो है जगह पता है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी पता है 50% टैरिफ लगाने के बाद भी अगर इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है और जो एक्सपोर्ट हमारे बढ़ रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का साहब के कहने से, धमकी देने से हम्म। इंडिया इज नॉट गोइंग टू गेट बॉग डाउन। और तो इसलिए जी, और सर एक और बात, क्योंकि पूर्णिमा जी शायद अभी कुछ समय पहले ही, बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि 48 घंटे भी प्रॉपर नहीं हुए, जब प्रधानमंत्री मोदी खुद इजराइल में थे, वहां पर आराम से मुलाकात कर कर आए हैं, उसको लेकर एक बड़ी तस्वीर जरूर नजर आई है। पूर्णिमा जी, आप भारत कुछ का कह रही जो थी? है, जी। सॉरी, जी, क्वेश्चन क्या था? नहीं नहीं, मैं वही आपकी बात को ही एड ऑन कर रही थी। संजीत सिरोही जी ने जो बात कही, खासतौर से ईरान और भारत के बीच के बड़े देखिए, डिफरेंस को। इंडिया की बात जो मैं करती हूँ, मैं आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विथ यू व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। आप हम्म। आपके कंट्री के साथ खड़े रहे। वो इंडिया मेरा भी कंट्री, वहां पे मेरा जन्म हुआ है। हाँ। लेकिन मेरा पॉइंट वो नहीं था। पॉइंट ये है कि इंडिया को भी सीखना चाहिए ईरान क्या कर रहा है। हम्म। ईरान और यूएस में जो ताकत है, द मिलिट्री अच्छा कैपेबिलिटीज पूर्णिमा है, जी, वो आप ये बताइए कि आप ये इंडिया के चाहती हैं साथ कि भी ईरान में जिस तरह से नॉन डेमोक्रेटिक, अभी आपने कहा कि भाई वहां पे महिलाओं की क्या स्थिति है, भारत जो डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पर बाकायदा लोग वोट देते हैं और जो जो पसंद नहीं आता उसे सत्ता से हटा भी देते हैं। बांग्लादेश में से भगाया जाता है। हिंदूज का क्या सिचुएशन है? जब हम्म। आपके हिंदूज को वेस्ट बंगाल में जलाया जाता है, हम्म। तब कहाँ पे रहते हो? हम्म। हिंदूज को, इंडिया को सीखना चाहिए आज हम्म। क्या है रिटालिएशन का मतलब क्या है, जी और हिमांशु। डिफेंड, अपने आप को डिफेंड करने का क्या है। हम्म। ईरान हम्म। छोटा कंट्री हो सकता है, ईरान के पास हम्म। कैपेबिलिटी कम हो सकती है, लेकिन हम्म। वो आज अमेरिका के जैसे कंट्री को वो दाब दिखा रहा है। हम्म। वो अब शर्त नहीं माना है, हम्म। अपने शर्त पे चल रहा है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल
tell you. अच्छा, not to try to डिप्लोमेसी या जंग, You have दोनों to में से आप, understand why- डिप्लोमेसी या जंग, दोनों में से आप क्या बात सही मानती हैं? फिर मैं हिमांशी जी कुछ कहना चाह रही है, डिप्लोमेसी या जंग? पूर्णिमा जी आप बस ये बता दीजिए, डिप्लोमेसी या जंग, आप क्या किसे उचित मानती हैं? मैं तो कहती हूँ डिप्लोमेसी सही है। ये तो जंग इंडिया है, ये तो डिप्लोमेटिक, पहले से ही इंडिया जंग है। डिप्लोमेसी से ही तो जवाब देता है। हिमांशी जी आप कुछ कह रही हैं? यही तो मैं कहती हूँ इंडिया की पूर्णिमा जी ट्रम्प की पार्टी से ही है। नहीं, तो लेकिन वो बेबाकी से बात भी रखती हैं, नो डाउट। नहीं, मैं वो बात नहीं कह रही हूँ, मैं डिप्लोमेसी और जंग की बात कर रही हूँ कि उन्होंने इनको भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। देखिए, भारत जैसे देश में जहां हमारे पास इंदिरा गांधी एक प्रधानमंत्री महिला रह चुकी हैं और इस समय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट है, अमेरिका आज तक किसी भी महिला को अपने सर्वोच्च पद पे नहीं ला पाया है। तो मुझे लगता है कि जो खाइयां हैं बहुत तरह की, चाहे आप उसको मिसोजिनिस्ट कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, अमेरिका को बहुत सारी चीजों में देखने की जरूरत है। वो बाहर जाके जो हम दूसरों को बताते हैं कि आपने अपना देश ऐसे चलाना है वैसे चलाना है, इनके मिनीसोटा मिनापोलिस में कितना हंगामा हुआ है, आइस ने कितने लोगों को मारा है। और अभी कल परसों ही ट्रंप ने एक सोमिलई मूल की महिला, मुस्लिम महिला के ऊपर जिस तरीके से लगातार डायरेक्ट अटैक किए थे वर्बल, और उन्होंने उसको रिटेलिएट किया था। आई थिंक द मोर मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन थिंग इज प्रेवलेंट इन अमेरिका देन इंडिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें इन चीजों पे अमेरिका को बताना चाहिए कि आप बाकी देशों में जाकर वहां पर पाठ पढ़ाने की बजाय पहले देखें कि आपके जो आसपास की चीजें हैं, आपके जो इतने सारे क्षेत्र हैं, उसमें क्या हो रहा है। और जहां तक इराक, अभी इराक पे तो ये अभी हमला नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर बहुत सारे धार्मिक क्षेत्र हैं, तो उसको अभी फिलहाल अलग रखा जाएगा क्योंकि इस समय रमजान का पाक महीना चल रहा है और वहां पर बहुत सारे इनके धार्मिक स्थल हैं। तो इसलिए अभी तक इन्होंने इराक के ऊपर वार नहीं किया। लेकिन ईरान जिस तरीके से अभी अगले 48 घंटे में इट इज गोइंग टू अटैक अमेरिका, इजराइल और ये सारे बेसिस, अगले 48 घंटे तक लड़ाई बहुत भयानक होगी। कोई किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ेगा, लेकिन युद्ध में असली ताकत का पता चलता है कि पहले कौन कितना जबरदस्त हमला कर सकता है। बिल्कुल, उसके बाद आपकी लड़ाई में सैचुरेशन आने लग जाता है और इजरायली सैचुरेशन जो उसका आयरन डोम है और बाकी चीजें हैं, उसके बाद पता चलेगा। देखिए अमेरिका और इजराइल की अभी जो हालात है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फिलहाल चल रहा है शह और मात का खेल, जो ये पिछले कई सालों से जरूर नजर आ रहा है। जी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, अमेरिका और इजराइल के पास सबसे बड़ी जो पावर है वो है इनका मीडिया। वेस्टर्न मीडिया उस चीज को दिखाता है जो अमेरिका कहना चाहता है और ईरान की तरफ से हमें कोई खबर नहीं मिल रही है। उन्होंने अभी इस समय इंटरनेट बंद किया हुआ है, खबरों को कर्ब किया हुआ है। तो अब ये तो लास्ट टाइम भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने फॉर्दो को बिल्कुल खत्म कर दिया, लेकिन बाद में हमें पता चला वहां कुछ डैमेज नहीं थी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका एक फेक नरेटिव पूरी दुनिया में फैलाता है कि हम जीत गए, हम इतनी बड़ी फ्लीट, इनके 5 जहाज ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर ईरान लगातार इनके जहां पर भी बेसिस हैं उन कंट्रीज में डैमेज कर पा रहा है, बुर्ज खलीफा तक को इन्होंने खाली करवाया है यूएई में, जो बहुत सेफ जगह मानी जाती थी। तो हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा बायस हो जाते हैं अमेरिका और इजराइल को लेके। हम कभी भी शत्रु को कम ना समझें। अगर 7 महीने ईरान ने अपनी तैयारी की है, उसको पता था कि अमेरिका और इजराइल उसके पास वापस आएंगे। वो इस समय अपनी पुरानी कमियों से सीख चुका है। अगर कोई नहीं सीखा है बिल्कुल तो वो इजराइल है, क्योंकि उसने वही पैटर्न फॉलो किया जो उसने पिछली बार किया था। ये मुझे ऐसा लगता है कि ईरान को पता था कि वो भाई वन मैन आर्मी के तौर पे लड़ रहा है। उसके सामने मिडिल ईस्ट के तमाम देश अलग है, सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसी बड़ी ताकत। लेकिन इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल इसी कॉन्फिडेंस में है कि भाई उसे बैकअप सपोर्ट है अमेरिका का। कहीं ऐसा ना हो जाए आशीष साहे जी, जिस तरह से अभी लगातार ज़ेलेंस्की अब ये नाराजगी जता रहे हैं कि अमेरिका ने एक तरह से अपना छत्र छाया वापस ले लिया है यूक्रेन से, और जो हालात हैं अब उसको लेकर तमाम अलग अलग देश, इवन यूके तक ने कहा कि भाई हम क्यों आखिर फंड कर रहे हैं, हम क्यों परिस्थितियां ऐसी क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या इजराइल अमेरिका के नाम पे इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है? और वो ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी धराशायी हो सकता है, वो जो बलून है कभी भी बर्स्ट हो सकता है क्या? सर ऑडियो अनम्यूट कर ले प्लीज। इजराइल का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है नैना। ये पूरा युद्ध, इस समय की पूरी जो डायनामिक्स है मिडिल ईस्ट की, वो इस करके है कि इजराइल अगर ये नहीं करेगा
तो ईरान कोई कोशिश कसर नहीं छोड़ेगा इजराइल को आज से 10, 15, 20 सालों में मेथोडिकल तरीके से प्रॉक्सीज लेकिन आशीष सर ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा मैं जब जो पढ़ रही थी तो उसमें ये बड़ा दिलचस्प रहा कि शुरुआती वक्त में तो ईरान और इजराइल के रिश्ते बड़े गुडी गुडी रहे, फ्लाइट्स भी चलती थी बाकायदा इजराइल से ईरान के बीच में, बड़े अच्छे से व्यापार भी हुआ करते थे। लेकिन इस्लामिक क्रांति 1979 के बाद में हालात ऐसे बदले कि ईरान को इजराइल छोटा शैतान नजर आने लगा, अमेरिका बड़ा शैतान नजर आने लगा, और तब से लेकर अभी हालात ही नहीं सुधरे। देखें, ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं। इफ आई कैन जस्ट रिव्यू, अगर आप बोले कि 1979 से पहले ये करीब थे, तो उसके कुछ 100 साल और पहले चले जाइए तो इब्राहिम से ही निकले ये सारे। क्रिश्चियनिटी, ज़ायनिज्म, ज्यूज, इस्लाम, ऑल हैव कम आउट ऑफ वन इब्राहिम, सिंगल एंटिटी। तो लेकिन देखें, आज एक दूसरे के खून के प्यासे पूरी दुनिया में, मतलब जितने युद्ध होते हैं ज्यादातर इन्हीं के चारों तरफ इवॉल्व होते हैं। इजराइल प्रेजेंट डे में उसके एग्जिस्टेंस पे थ्रेट है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और ईरान का प्रॉक्सीज के थ्रू इजराइल को खत्म करके पैलेस्टाइन को वहां ऑल पावरफुल बना देने का। तो उनके लिए ये बहुत ही लेजिटिमेट एक्शन है कि इजराइल अपने मेन एनिमी जो कि ईरान है उसको न्यूट्रलाइज करे या उसके वो पावर्स खत्म कर दे जिससे इजराइल की एग्जिस्टेंस पे खतरा हो। एट द सेम टाइम यूनाइटेड स्टेट्स का कोई रोल नहीं है इस पूरे लड़ाई में। हाँ, वो एज अ बिग ब्रदर अगर इजराइल को सपोर्ट करना चाहता है तो इसके दूसरे तरीके हो सकते थे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करके, और वो ईरान वर्सेस इजराइल छोड़ सकता था ताकि ग्लोबल डिस्टर्बेंसेस ना हो। लेकिन साहिब सर, यहाँ पर अमेरिका ने तो ये भी कहा ना नेतन्याहू को कि भाई अगर आप इजराइल हमला करें हम आपको सपोर्ट करेंगे। शुरुआत वो नहीं करना चाहता। देखिए, जो हमने पहले आपके साथ एक बार नैना डिस्कस किया था, इट इज ऑल्सो अ बिजनेस ऑफ वॉर। अमेरिका में ट्रंप ने कोशिश की नोबेल पीस की, नहीं मिला, उसको तुरंत ये बताया गया कि आपके टैरिफ लॉन्ग ड्रॉन नहीं है प्रोसेस। अगर आपके 5 मेजर वॉर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स 5 ही हैं जो दुनिया के 50% वॉर इक्विपमेंट गोला बारूद बनाते हैं कन्वेंशनल, उनका अगर दुकान बंद कर देंगे आप, इंटरनेशनल पीस सारी लड़ाइयां में रुकवा दूंगा, तो आपकी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। तो ये एक बहुत क्रूअल रियलिटी है बिहाइंड व्हाट ट्रंप इज डूइंग टुडे, कि वहां बिजनेस ऑफ वॉर, अमेरिकन इकोनॉमी इज वेरी हेवीली डिपेंडेंट, उनके जीडीपी का मेजर हिस्सा है 5 मेजर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वेपन एंड सिस्टम्स गोला बारूद मिलाकर, वो सारा भी उनको इजराइल के थ्रू, उनके बाकी जितने भी नाटो कंट्रीज हैं जहां भी वो सप्लाई करते हैं, यूक्रेन को बैकडोर से दे रहे हैं। एक वो भी बहुत मेजर मुद्दा है अमेरिका का इसमें घुसने के लिए, तो इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करना बंद कर देगा तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इजराइल टू टेक ऑन ईरान और सम अदर मेजर नेशंस, क्योंकि नाटो की ताकत भी अब काफी कम हो चुकी है, यूरोपियन कंट्रीज की अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है, और इंडिया काफी तटस्थ देश है, और चाइना apparently because of oil things वो जी इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अपने आप में ये बात अपने आप में और भी ज्यादा गंभीर इसीलिए हो जाती है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से हम लगातार देखते रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में इस तनाव में अमेरिका ने कई बार बातचीत या मध्यस्थता की कोशिश की और ये कहा कि भाई बातचीत की जाएगी। इवन कुछ समय पहले भी जब 2 दौर की बातचीत होती रही, उसके बाद में भी ये कहा गया था कि तीसरे दौर में उम्मीद है, लेकिन वो उम्मीद जो है वो पूरी तरह से धराशायी हो जाती है। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बताऊं, बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी हुई ही सामने आई है कि तेल अवीव में बस स्टैंड पर बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं, विध्वंसक मिसाइलें हैं। ईरानी मिसाइल हमले से बस स्टैंड पूरी तरह से तबाह हुआ है। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब ये देखिए, ये तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर मिसाइल अटैक के बाद में किस तरह से वहां पर विध्वंस के हालात हैं। कई लोग इसकी जद में आए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जब इतने लंबे वक्त से हमले की तैयारी की जा रही थी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।